हैं राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ AUM कैपिटल से। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स को इस तरह वक्त वो किस तरह स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। 2596 के लेवल्स पर 25,096। राजेश जी गुड आफ्टरनून। निफ्टी में मजबूती है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की मजबूती और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तेज़ी है और तेज़ी का दौर जारी है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। इंडिया विक्स में हालांकि आज स्पाइक्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। मार्केट को हम ठीक ठाक ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मंदी की कोई आसार नजर आ रहे हैं। रेदर हम बुलिश हैं, बावजूद इसके कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी हो गई है। हो सकता है इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन आए, बट वो महज एक करेक्शन होगा। और मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे हैं 25,700 या 800 जाने की छोटी अवधि में। इवन कॉलपुट के डेटा भी देखें तो वो भी यही दर्शा रहा है कि 25,800 के आसपास के ऊपर के टारगेट बन रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जो शुक्रवार को अनाउंसमेंट आई, फिर वो चाहे 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट की कट हो या 100 बेसिस पॉइंट की सीआरआर हो या लो एलटीवी गोल्ड में एलटीवी की बढ़त हो, ये सारी पॉजिटिव चीजें थी। हालांकि उस दिन बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा प्रेशर देखा, खास करके पीएसयू साइड ने, क्योंकि जो स्टैंस बदली हुआ उस वजह से लोगों को ऐसे लगने लगा कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा पॉज ले। और दूसरे, जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया। तो ये सब चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई, जिस कारण से हमने 10 ईयर और 30 ईयर के यील्ड को ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडियम टर्म में यील्ड फ्लैटन हो जाएंगी और जो पीएसयू बैंक के बॉन्ड के पोर्टफोलियो है उन सब में बढ़त देखने को मिलेगी, और जिस कारण से वहां बढ़त होगी। और दूसरे, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक में जो वैल्यूएशन है, खास करके पीएसयू साइड में, पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे करेक्ट कर चुके हैं। अपने 52 वीक हाई से तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 20-25% के गिरावट अभी भी दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ अच्छे स्कोप बनते हैं। खास करके कुछ छोटे और मझोले बैंक्स में, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अच्छे नतीजे दे रहे हैं। बैलेंस शीट एकदम क्लीन अप हो गई है, एनपीए की कोई दिक्कत है नहीं, फंड जुटा रहे हैं, फंड जुटाए हैं उन्होंने रेदर। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी क्यूआईपी वगैरह करे, क्योंकि उन्हें अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को नीचे करना होगा। तो हम यहाँ पे 70 रुपए का टारगेट देखते हैं। और जो कि आपने कहा ना कि बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त है, तो बैंक निफ्टी की बढ़त ही निफ्टी को संभाले रखेगी। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखो तो करीब 37% के आसपास उसमें बीएफएसआई का योगदान है। तो अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बट ऑब्वियस है कि निफ्टी भी चलता रहेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा हम ये मान के चलते हैं कि बॉर्डर मार्केट में तेजी है। अगर पिछले हफ्ते की पूरे हफ्ते की बात करूं तो 1% की बढ़त सिर्फ आपको इंडेक्स में नजर आएगी, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में 9%, 8% तक की तेजी थी। रियलिटी में 9.5% की तेजी थी। तो मैं समझता हूँ बॉर्डर मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। आप थोड़ा दूर दृष्टि डालिए सर शेयर पर। इंटरग्लोब को लेकर आपका व्यू क्या है, और इंटरग्लोब के साथ साथ लगे हाथ में आप जरा जियो फाइनेंस पर भी व्यू दीजिएगा सर। देखिए, इंटरग्लोब की खास अगर बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़त थोड़ी सी बनी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स इस बार डिक्लेयर किए इन्होंने बहुत संतोषजनक थे। दूसरे, अगर आप देखो तो क्रूड लगातार 65-70 डॉलर के बीच में घूम रहा है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत एक्साइटिंग बात हो सकती है। तीसरे, पीएलएफ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे, अगर आप देखें तो कोविड के बाद जिस तरीका से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, और जिस तरीका से इंटरग्लोब की मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ नए विमानों का इन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किया है। कुछ दिक्कतें इनको टर्किश एयरलाइंस को लेकर के अभी इस वक्त हो रही है, बट वो सब मेरे ख्याल से टेम्पररी है। लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक मेरे हिसाब से कम 10 से 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल दे सकता है। जहां तक जियो की बात की जाए तो जियो के अगर आप नंबर्स देखो तो इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एयूएम में बढ़त देखी गई थी, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी। ब्लैक रॉक के साथ जो उन्होंने करार किया है, फिर वो चाहे एएमसी के लिए हो चाहे ब्रोकिंग के लिए हो, वो एक बहुत एक्साइटिंग है। कुछ बड़े नाम उनके हेल्प पे है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो उसमें जो रिलायंस के शेयर्स हैं ट्रेजरी में पड़े हुए, वो ही मार्केट कैप का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इन लेवल्स पे इस पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमने इसमें कई बार बाय कॉल दी है। और
बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म की व्यू ना रखें, कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें, क्योंकि कई प्लान्स हैं कंपनी के कई चीजों में उतर के के लैस वगैरह में, तो ये सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है आपको नंबर्स देखने में। तो अगर आप इसमें 1-2 साल का नजरिया रखें, या बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि इसे एसआईपी की तरह से जमा करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, आप समय दीजिए। अच्छा, हम ये बात जो है राजेश जी से भी करेंगे कि कैपिटल मार्केट्स का एक सेगमेंट था जो मानसी ने डिस्कवर किया जहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई, फिर बैंकिंग एनबीएफसी में भी हमने देखा अच्छी मोमेंटम आया, पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा सा जो अब तो थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग भी आ सकता है कुछ रियल्टी काउंटर्स में, लेकिन ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में सारे ही सेगमेंट्स ने कभी ना कभी एक मोमेंटम लाए एक महीने में। अब लाइफ इंश्योरेंस की बारी आई है, तो कितना ट्रांसमिशन होता है, कितने नंबर्स आते हैं, वो इनिशियली तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन राजेश जी लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, और अगर आपको पिक करना होता कि अभी करंट लेवल्स पे कमाई कहाँ हो सकता है, तो वो कौन सा स्टॉक रहेगा? शरद जी नमस्कार। नमस्कार। लाइफ इंश्योरेंस एज ए सेक्टर बीएफएसआई का एक अहम हिस्सा है, और इस वक्त जैसे आंकड़े आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो थोड़े से एक्साइटिंग ही कहूंगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस है, खास करके एसबीआई और एचडीएफसी से, वहां से अच्छे नंबर्स आए हैं। हालांकि एलआईसी से फ्लैटिश आए हैं, बट अगर इस पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से किसी को चुनना हो वैल्यूएशन के लिहाज से, तो मैं एलआईसी के साथ ही जाना चाहूंगा, नंबर 1। नंबर 2 में एचडीएफसी लाइफ रहेगा। अब एलआईसी की अगर बात की जाए तो आप देखो तो 66-67% मार्केट शेयर अभी भी उनका है। जो उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है बहुत शानदार है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी अच्छी खासी बढ़त दिखाया पिछले तिमाही में भी, और एपी में भी अच्छी बढ़त देखी गई। जो उनका पोर्टफोलियो है, अगर उसकी बात की जाए तो वो पूरे एएमसी सेक्टर के जो पोर्टफोलियो साइज है उससे लगभग या तो बराबर है या बड़ा ही कहा जा सकता है। तो इतने अच्छे एसेट्स के ऊपर बैठा हुआ और सबसे पुरानी कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता है। हमारा इसमें अनुमान है कि कम से कम 1200 के टारगेट इसमें आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ हमने निवेश की सलाह दी है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें हमने इनिशिएटिंग कवरेज भी कर रखी है और क्वार्टरली अपडेट्स भी निकाले हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। तो एलआईसी हमारी इस पूरे सेक्टर में पहली पसंद है। और दूसरी अगर कहा जाए तो एचडीएफसी लाइफ, जहां हमने ग्रोथ अच्छी देखी है, उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें देखा है। एचडीएफसी क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी है तो वहां से उनके अच्छे बिजनेस आते हैं। तो ये 2 स्टॉक है जो हमारी नजर में इस वक्त है। प्रेफर्ड पिक लाइफ इंश्योरेंस, राजेश जी। देखिए, आपने सही कहा कि ये ट्रस्ट टूटने की ही बात है, और ट्रस्ट ही एक तरीका से आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करती है। जैसे मैं कहूँ तो हमारी कंपनी की टैगलाइन ही है, योर ट्रस्ट इज आवर वेल्थ। तो ट्रस्ट ही आपकी वेल्थ होती है, और इस तरीके से ट्रस्ट को टूटना दिक्कत की बात तो है। लेकिन अब आईसीआईसी बैंक जितने बड़े बैंक के साथ ऐसे घटनाएं हो सकती है। अमाउंट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको सिस्टम ब्रेक हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आईसीआईसी बैंक के मैनेजमेंट कदम उठाएंगे कि इस तरह के दूसरी घटनाएं ना हो, और ये दबाव आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा कोई बैंक के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है आने वाले दिनों में। ऑलरेडी 1.5-2% कल के क्लोजिंग भाव से टूटा हुआ है। अगर मेरे ख्याल से 1400 के आसपास आता है तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी जी। और ये खबर हमारा तो होगा ये कि जो सेकंड हैंड मार्केट है ट्रकों का, जिनको लेकर अभी ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, शायद उनके भी दाम बढ़े हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन राजेश जी, आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रोड सेफ्टी को लेकर और ड्राइवर्स के कंफर्ट को लेकर ये काफ़ी पुरानी इच्छा थी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, अब वो हकीकत में तब्दील हो गई है। लेकिन ये है कि हाँ, जो कंपनीज हैं अब थोड़ा सा उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। हालांकि वो ग्राहकों को सीधे सीधे पास ऑन करेंगी, लेकिन क्या आपको ये इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल्स पर कंपनीज के? पे अगर बात की जाए, पहले तो बात करते हैं कि रोड सेफ्टी और रोड कंफर्ट की बात, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी। अगर मुझे ठीक से ध्यान आता है तो करीब 6-8 महीने पहले भी एक न्यूज में मैंने देखा था
कि गडकरी साहब ने ऐसा कुछ प्रस्ताव दिया है और अब जबकि ये मंजूर हो गया और अनिवार्य हो गया है, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ही है, खास करके ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो बहुत दूर लंबी दूरी में ट्रैवल करते हैं, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। तो एक ह्यूमन ग्राउंड पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और जैसा कि अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि अब ये लग्ज़री नहीं, एक नेसेसिटी हो गई है, तो मैं वो पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब जहाँ तक कंपनियों की बात है, देखिए जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके नंबर्स पे मुझे नहीं लगता कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वे पास ऑन करने वाले हैं सीधे-सीधे जो खरीदार है उनको। तो खरीदार के लिए थोड़ी-सी खर्चे ज़्यादा हो जाएँगे। फिर वो चाहे एक बार एकमुश्त खरीदने के समय थोड़ा-सा कॉस्ट बढ़ जाएगा या रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, वो दूसरी बात है। बट अब जो कंपनियाँ एसी सप्लाई करती हैं ऑटो को, उसमें सुब्रोस का एक बड़ा नाम है। एक बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है और मुझे लगता है कि उनको ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में भी आने वाला है। और आज ही अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 4.5-5% की बढ़त हो गई है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर नई खरीदारी की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गया है। बहुत मैक्सिमम हम यहाँ से अपसाइड देख रहे हैं, तो 820, 825 तक देख रहे हैं। बट एक चीज़ है कि अगर ये गिरावट होती है बाज़ार के कारणों से, किसी और कारणों से 700 तक ये स्टॉक आता है, तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।